मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Comteria, we will discuss about the topic PGT Sociology and GIC Pravta Sociology, that जनजातीय समाज की विशेषताएं, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं। Now before wasting our time, we will discuss our new lecture अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं और विधान। संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग वर्जित है। अनुच्छेद 19 के अनुसार संभाषण, अभिव्यक्ति, निवास, संपत्ति अर्जन, व्यवसाय, मुक्त संसर्ग और विचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी के साथ अनाचार करना और किसी व्यक्ति से बेगार लेना गैर कानूनी है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 164 के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण हेतु एक विशेष मंत्रालय की व्यवस्था। संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 244 के अनुसार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रावधानों को संविधान की 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट करने की व्यवस्था। असम के लिए अलग से 6ठी अनुसूची में इन प्रावधानों को दर्शाया गया है। संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण हेतु राज्यों को विशेष धनराशि देने की व्यवस्था। संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी धर्म, जाति को लिंगी आधार पर मत देने से वंचित नहीं रखा जाएगा। संविधान के 16वें भाग में अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित। अनुच्छेद 335 के अनुसार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था। अनुच्छेद 338 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। संविधान के 16वें भाग में अनुच्छेद 340 के अनुसार सामान्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु राष्ट्रपति को आयोग गठन का अधिकार। 1952-53 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन, बाद में मंडल आयोग का गठन। अनुच्छेद 342 के अनुसार राज्यों के राज्यपालों के विचार विमर्श द्वारा राज्यों की जनजातियों में से अनुसूचित जनजातियों के चुनाव का राष्ट्रपति को अधिकार। 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषदों की नियुक्तियों की व्यवस्था, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं यूनिट को हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दे इस यूनिट पर चर्चा करेंगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। जनगणना में पूरे देश के 35 राज्य और संशासित प्रदेशों के 640 जिले, 5,924 विकासखंड, 7,933 नगर और 6,40,930 गाँवों से जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए गए, जिसमें से भारत की जनगणना सर्वप्रथम 1872 में हुई थी। 1881 में से नियमित 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।
2011 की 15वीं जनगणना है जो 28 फरवरी 2011 को संपन्न हुई और 31 मार्च 2011 को इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कुल क्षेत्रफल 3287469 वर्ग किमी, कुल जनसंख्या 121 करोड़, जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, लिंगानुपात 1000 संबंधी 943, ये क्रमशः पुरुष संबंधी स्त्री का अनुपात है, और लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु तक के लिए 1000 संबंधी 919। साक्षरता प्रतिशत 73 है, जिसमें महिला साक्षरता 64.60 और पुरुष साक्षरता 80.90। ग्रामीण जनसंख्या 68.80% और शहरी जनसंख्या 31.20%। अनुसूचित जाति 16.60% और अनुसूचित जनजाति 8.60%। भारत का भू क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.4% है। इसका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि यहाँ विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग समान है। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या में 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो कि ब्राज़ील की कुल जनसंख्या के निकट है। ब्राज़ील की कुल जनसंख्या के बराबर ही वृद्धि हुई है हमारे नए जनगणना में। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है, और पृथकता इसकी चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जनसंख्या में। 2011 में 0 से 6 वर्ग आयु के शिशुओं में लिंगानुपात 919 है, जो कि 1961 के पश्चात सबसे कम है। 2001 की तुलना में 2011 में देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिशत में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए बिहार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बन गया है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 1971 के बाद गिरावट आनी प्रारंभ हुई थी, जो 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक 3.8% रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिवीजन 2013 के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वर्ष 2001 से 11 के दौरान देश के 8 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप समूह के राज्यों राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में औसत ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 18.9% और औसत शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29.9%, गैर ईएजी राज्यों में क्रमशः 5.7% और 32.7% और संपूर्ण भारत में क्रमशः 12.3% और 31.8% रही है। ईएजी राज्यों में लिंगानुपात 929 है, जबकि गैर ईएजी राज्यों में 954 के तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर पर है। ईएजी राज्यों में नगरीकरण मात्र 21.1% है, जबकि गैर ईएजी राज्यों में 39.7% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 3287469 वर्ग किमी है। इसके अंतर्गत चीन के अवैध कब्जे वाला 37555 वर्ग किमी क्षेत्र, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले 78,114 वर्ग किमी क्षेत्र और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित 5180 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र शामिल है। भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 2001 की तुलना में इसमें 57 की वृद्धि दर्ज हुई है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जिसमें कि बिहार की जनघनत्व 1106 और उत्तर प्रदेश की 829 और हरियाणा की 573 है।
न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले में अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की जनघनत्व मात्र प्रति वर्ग किमी 17 आदमी है। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली, जिसमें कि 1 वर्ग किमी में 11,320 और न्यूनतम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, जिसमें संघ शासित में 1 प्रति वर्ग किमी में 46 आदमी है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2001 की तुलना में 10 अंक की बढ़ोतरी होकर 943 हो गया है। और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 929 ही है। देश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991। इस प्रकार से 2011 की जनगणना में देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं हरियाणा, जहां 879 लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र पांडिचेरी, जहाँ पे पुडुचेरी जिसको बोला जा रहा है, वो 1037 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन और दीव, जहाँ 618 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या 16.45 करोड़, जिसमें पुरुषों की संख्या मतलब पुरुष शिशुओं की संख्या 8.57 करोड़ और महिला शिशुओं की संख्या 7.88 करोड़ है। शिशुओं की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 13.6% है, जो 2001 में 15.9% थी। विगत दशक 2001-11 में शिशु जनसंख्या की वृद्धि दर 0.4% ही रही है। देश में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली, न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप। 2001 की तुलना में शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की गिरावट आई है और 2011 में यह 919 के स्तर पर आ गया है। और 1961 के पश्चात देश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 923 और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 905 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्यों को देखें तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ 968 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली, जहाँ 871 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में देश में 7 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरों की कुल संख्या 20.38 करोड़ की वृद्धि के साथ 76.35 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है। और 2011 में देश में साक्षर पुरुषों की संख्या 43.47 करोड़ और साक्षर महिलाओं की संख्या 32.88 करोड़ है। वर्ष 2011 में प्रभावी साक्षरता दर 2001 की तुलना में 8.2% बढ़कर 73% के स्तर पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 68.8% और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 84.1% के स्तर पर आ गया है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता व लक्षद्वीप की 91.8% और न्यूनतम साक्षरता दर जो है दादरा और नगर हवेली का 76.2% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं केरल, जहां 96.1% पुरुष साक्षरता और इसी प्रकार से न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार है, जहां की 71.2% पुरुष साक्षरता है। देश की संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में 95.6% है, जबकि न्यूनतम संघीय क्षेत्रों में दादरा और नगर हवेली में 85.2% है। और महिला साक्षरता दर की बात करें 2011 में तो 64.6% के स्तर पर है, जिसमें जो राज्य महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक है उसमें केरल है, जो कि 92.1% और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्यों में बिहार है सबसे कम, जिसमें 51.5%। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में है, जो कि 87.9% है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर
दादर और नागर हवेली में 64.3% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है और 2001-2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत रही है और देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 2001 के 16.2 की तुलना में बढ़कर 2011 में 16.6 हो गया है। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 के स्तर पर है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य में उत्तर प्रदेश 4.14 करोड़ और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य में मिजोरम 1218 करोड़ और जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 राज्य पंजाब हैं। देश के संघ क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में 28.12 लाख और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता चंडीगढ़ में 18.9% है और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जिसमें कि देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2001 में 8.2% था, जो कि 2011 में 8.6% हो गया। 2011 में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 990 के स्तर पर है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश 1.53 करोड़ और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं गोवा 1.49 लाख और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 राज्य जो हैं वो मिजोरम है 94.4, नागालैंड 86.5, मेघालय 86.1, अरुणाचल 68.8 और मणिपुर 35.1। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दादर और नगर हवेली में, जहां की 1.79 लाख और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता लक्षद्वीप में है, जहां 94.8% है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवासित नहीं करती है। इन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% के स्तर पर थी। 2011 में देश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं महाराष्ट्र और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो हैं सिक्किम और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रदेश हैं सिक्किम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार से हमने ये यूनिट भी समाप्त कर ली। अब हम अगली यूनिट अपराध और किशोर अपचारिता, क्राइम एंड जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। अपराध अंग्रेजी के क्राइम का अनुवाद है। क्राइम शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा के क्रीमोस और लैटिन भाषा के क्रीमेन से व्युत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है दोषारोपण या इल्ज़ाम लगाना। अपराध शास्त्र शब्द का विकास सर्वप्रथम फ्रेंच चिकित्सक और मानवशास्त्री पाल टॉपिनॉर्ड ने किया। इसके बावजूद चूंकि अपराध का सर्वप्रथम व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन इटालियन चिकित्सक सिसरे लोम्ब्रोसो ने किया, इसलिए लोम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। अपराध शास्त्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय इटालियन विद्वान राफेल गारोफेलो को दिया जाता है। उन्होंने 1885 में क्रिमिनोलॉजी शब्द की विवेचना की। अपराध शास्त्र अपराध का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और समग्र अध्ययन करने वाला विषय है। अपराध शास्त्र अपराध, अपराधी और दंड प्रणाली का वैज्ञानिक
और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। अपराध शास्त्र एक अंतर्वैश्विक विज्ञान है। ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि की एक उपशाखा है। दंड शास्त्र, विधि विज्ञान, आहत विज्ञान का अध्ययन अपराध शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विद्वानों ने अपराध शास्त्र के बारे में बताया है कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधों का अध्ययन एक घटना के रूप में करती है। ये सदरलैंड ने कहा है। अपराध शास्त्र वह अध्ययन शैली है जिसकी व्याख्या विषय वस्तु में अपराध की व्याख्या और उसके निवारण के साथ अपराधियों और बाल अपराधियों के लिए दंड और उपचार सम्मिलित है। ये डोनाल्ड आर टैफ्ट ने कहा है। अपराध शास्त्री जिसका अध्ययन करते हैं वही अपराध शास्त्र है, ये रैकलेस ने कहा है। और अपराध शास्त्र अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये M.A. इलियट ने कहा है। और अपराध शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं और उनके मत में यह कभी विज्ञान नहीं हो सकता है, ये माइकल के हिसाब से है। और डोनाल्ड आर टैफ्ट और सदरलैंड आदि अपराध शास्त्री अपराध शास्त्र को विज्ञान तो मानते हैं लेकिन अविकसित। उनके मत में अपराध शास्त्र धीरे धीरे विज्ञान के रूप में विकसित हो सकता है। अपराध की विचारधाराएं हैं पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, नवशास्त्रीय विचारधारा, प्रारूपवादी विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, वातावरणीय विचारधारा और विविध कारक विचारधारा। अगले लेक्चर में हम इन सभी सातों विचारधाराओं के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट PDF की लिंक होती है जहां से आप लेक्चर से कंसर्न्ड इम्पॉर्टेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कॉम्टेरिया वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।